हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस से हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, BSEB एग्जाम के लिए। चलिए मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखता हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो और भी लाता रहता हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 1 से 40 तक। इसमें 1 से 40 तक प्रश्न नहीं है, 1 से 25 तक के प्रश्न हैं, जिसमें से आपको अगर जो 20 प्रश्न का उत्तर भी आप दे देते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें है 1 से 25 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। आपके द्वारा सही विकल्प का चयन करना होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आपको पता है निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? अगर जो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चले। ए बी सी, 1 का ए या बी या सी या डी है, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा बारी बारी से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से सुनते चलिए और इसको याद करते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपको देखना है कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कौन सा ऑप्शन में है, ए में है या बी में है या सी में है। इसमें ऑप्शन है तीन, ए में है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, बी में है 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और सी में है 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड होगा या सेंटीमीटर या किलोमीटर प्रति सेकेंड। यही कंफ्यूज होने वाला सबसे बड़ी पॉइंट बन जाती है। तो आपको याद रखना होगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो आपका चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सा दर्पण उपयुक्त है? उपयुक्त तो हम लोग समतल दर्पण भी कर लेते हैं, कोई भी दर्पण कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक उपयुक्त है जो कि बहुत जरूरी होना चाहिए, वो है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आपको ये बताना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 4, आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप थ्योरी में ही पढ़े होंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। साइड मिरर समझ रहे हैं? जैसे में देखिए कोई भी गाड़ी होता है उसमें एक मिरर लगा हुआ रहता है, वो कौन सा मिरर होता है? तो आपको पता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है उत्तल मिरर, बी में है अवतल मिरर, सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका साइड मिरर में उपयुक्त होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसलिए हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए उत्तल मिरर, क्योंकि ये दर्पण क्या करता है कि कोई भी प्रतिबिंब को वस्तु से छोटा बनाता है और साफ साफ दिखाई दे देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करी। तो लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? पी बराबर क्या पढ़े हैं? 1/f। क्या पढ़े हैं हम लोग? पी बराबर क्या पढ़े हैं? 1/f। अब इसी पे आपको रख देना है, पी क्या हमको लेंस की क्षमता है और एफ क्या है फोकस दूरी। तो आपको इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पी का मान हमको निकालना है 1/एफ का मान कितना है? 20 है, 20 है, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 100 से। तो 20 1/20 गुने 100
क्योंकि 100 हम लोग क्यों गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो बी पचे कितना हो जाएगा 20, बी पचे 100 हो जाएगा, तो कितना यानी कि कितना निकल कर आ जाएगा 5 डाइऑप्टर। अब यहाँ पे आपको ये भी है कि 5 डाइऑप्टर प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो एक बात यहाँ पे आपको और याद रखना होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, इसलिए +5 डाइऑप्टर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, क्योंकि मैं मोबाइल से खुद से प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगते हैं दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, प्रिंट करने में, टाइपिंग करने में। सबसे बड़ी बात है कि टाइपिंग करना, हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने में कठिनाइयाँ होती हैं, वो भी मोबाइल से, कंप्यूटर से नहीं मोबाइल से ही करते हैं। इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक भी करते हैं ना तो मेरे लिए इतना बड़ा आप काम करते हैं कि मैं कुछ आपके लिए कह नहीं सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन छूटा हुआ है, चलिए मैं ऑप्शन को ही बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन और दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, और सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमने अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए या बी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में फिजिक्स, आपने पढ़ा है। चलिए आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है उष्मीय, और बी में है चुंबकीय रासायनिक, सी में है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे, उष्मीय प्रभाव। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु पतन समझ रहे हैं, शॉर्ट सर्किट। जब भी हम लोगों को घर में क्या होता है कि बिजली अचानक बढ़ जाती है, या तो टकराव हो जाने से क्या होती है, बिजली बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि हमारा सारा बल्ब फ्यूज हो जाता है, तार वगैरह गल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो क्या हो जाता है, बिजली अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ZnSO4 प्लस CuSO4 से अभिक्रिया करके बनाता है ZnSO4 प्लस Cu। इसमें बताना आपको कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। अगर जो आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चलिए कोई बात नहीं, अगर जो आप नहीं जानते हैं तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप अगर जो नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं जरूर पढ़ाऊंगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और इसमें बहुत सारे क्या है, अभिक्रिया हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, मैं बता दूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर के लिए ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ देगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, इनके साथ एक अभिक्रिया को लिखना आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं पढ़े हैं तो आपको कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर सारा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 में, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन श्वसन क्या है, श्वसन के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। श्वसन मतलब सांस जो लेते छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, ऊष्मा शोषण होता है, या तो संयोजन होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, उपचयन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम्न वायु में उपस्थित लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को कहते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखे थे, ये केमिस्ट्री में भी हम लोगों को पढ़ना है और बायोलॉजी में भी पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा मत समझिएगा कि मैंने बायोलॉजी में बोल दिया, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखें, निम्न वायु में उपस्थित लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन, संक्षारण या उदासीनीकरण, अपघटन। तो क्या हो जाता है कि जंग लग जाता है, तो क्या होने लगता है कि हमारा कोई भी लोहा का वस्तु संक्षारित होने लगता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्षारण। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल पूछते हुए रहता है। संगमरमर का पूछ देगा, खाने वाला सोडा का पूछ देगा, ऐसे ऐसे मतलब आपको पूछते हुए रहेगा। आपको अगर जो याद नहीं है तो चैप्टर नंबर आप 2 निकालिए केमिस्ट्री में, उसमें आपको दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन दिए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो आम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है या तो नीला करता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। यहाँ पे आप क्या याद रखिएगा? अनील। क्या याद रखिए? अनील। क्या? अनील, यानी कि आम्ल जो होगा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो यहाँ पे क्या है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है आप यहाँ पे बता सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, टीन। तो किसका हो जाएगा? ए हो जाएगा लोहा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा का मिश्र धातु है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, सिनेवर किसका अयस्क है? पहला है तांबा, पारा, सल्फर, सिलिकॉन। तो किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? CHO, CO, OH, COOH। तो क्या होता है? OH होता है। आप लोग याद रखिए, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 में, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग, आवर्त, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है आपको वर्ग। क्या? वर्ग। ऑप्शन नंबर ए, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, फिर है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 120/80, 80/120, 120/180, 100/80। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 120/80। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एनीमिया होता है, जो कि रक्त में आयरन की कमी से होता है ये रोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल, डार्विन, जॉनसन, लामार्क। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉनसन। आपका करेक्ट आंसर सी है, जॉनसन। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? CO2, SO2, CFC, NO2। कौन जिम्मेदार है? आप लोग पढ़े होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए गुण सूत्र कौन है? मानव के लिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, मानव बोल रहा है, यहाँ पे कोई स्त्री या पुरुष नहीं बोल रहा है। स्त्री में क्या होता है? स्त्री में होता है XX और पुरुष में क्या होता है? XY। और यहाँ पे
क्या है, मानव बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे सी में ऑप्शन क्या है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, क्योंकि यहाँ पे मानव बोल रहा है, ना कि क्या बोल रहा है, स्त्री या पुरुष। मानव, मानव में क्या आते हैं, स्त्री या पुरुष दोनों आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 24 में, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। तो डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में होता है। आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है। तो हेने अगर कर 0 रन, इसका सही ट्रिक क्या है याद करने का, हेने अगर कर 0 रन तो हो जाएगा यहाँ पे हेने मतलब हीलियम। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्या, सी, क्या है सी, कार्बन नहीं, सोना नहीं, हाइड्रोजन नहीं, सी। चलिए आज का यहीं तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने लिया था। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या बनने वाला है वो मैं बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं जो भी आपको टॉपिक बताऊंगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर जो आपका इसका पीडीएफ भी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे पीडीएफ भी चाहिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी नहीं दूंगा क्योंकि आप जब तक नहीं मांगते हैं तब तक नहीं मैं दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स।